नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इग्नू MPS 003 यानी कि दोस्त इस टॉपिक के अंदर हम इंडियन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेशली आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त आपको इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आप सभी को। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हीं में से दोस्तों घूम फिर के क्वेश्चन आपके आने वाले इस ईयर भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यानी कि सशक्त बनाने के में मीडिया की क्या भूमिका है। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपको कुछ थिंकर्स के व्यूज़, पर्टिकुलर उस थिंकर ने इस टॉपिक के बारे में क्या कहा है, फिर आपको चीज़ों को टू द पैराग्राफ समझाना होता है, टू द पॉइंट्स नहीं। एमए के एग्जाम्स में पॉइंट्स में नहीं, आपको टू द पैराग्राफ में लिखना होता है। कई सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है लिखने में, तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि हम BE और MA के एग्जाम में किस तरीके से लिख सकते हैं आंसर। तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोशिश कीजिएगा आप उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपको लिखने में थोड़ा सहूलियत हो। चलिए तो अभी हम ये समझते हैं भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कि मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, शुरुआत से लेकर आज तक मीडिया की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना दोस्त जो देखो जो भी गवर्नमेंट होती है, एक रूलिंग में होती है, एक अपोजिशन में होती है, इन दोनों के बीच जो कड़ी का काम करती है वो करती है मीडिया, क्योंकि इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको जनता तक पहुंचाना, ये सब काम मीडिया का है। जैसे कि आज तो एक अलग धारणाएं बन चुकी है, मीडिया बिकाऊ मीडिया, तमाम तरह गोदी मीडिया जैसे आज कुछ कंसेप्ट आ चुका है सोसाइटी में। तो यार लेकिन फिर भी जो मीडिया का जो रोल है इस टाइम वो बिल्कुल ही फेयरनेस, निष्पक्ष भूमिका है। तो आपको सिंपल शुरुआत से लेकर एंड तक यही बताना है कि मीडिया जनसंचार का साधन जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मीडिया सिर्फ टेलीविज़न थोड़ी है। मीडिया दोस्त मुद्रण की व्यवस्था जब स्टार्ट हुई थी जर्मनी के गुटेनबर्ग से, तो उसके बाद ही जब मुद्रण की व्यवस्था है, न्यूज़पेपर है ना, पत्रिका वगैरह, इन सबसे स्टार्ट हुई थी मुद्रण की। अब मीडिया की भूमिका कह सकते हो आप। तो पहले का जो साधन था वो सिर्फ छपाई तक था, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या पत्रिका या मैगजीन के द्वारा हो। समय बीतता चलेगा दोस्त, रेडियो वगैरह बहुत कुछ आने स्टार्ट हुआ। उसके बाद अब टेलीविज़न का साधन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। तो मीडिया आज बहुत तरीके से स्वतंत्र भी है। हम ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे मीडिया ही बिकाऊ है, कुछ मीडिया है ऐसी जो आज भी स्वतंत्र भूमिका, अपनी इंडिपेंडेंस एक रोल यहाँ पे मतलब अदा कर रही है। इसके बावजूद आपको ये बताना है कि मीडिया इस टाइम एक उस जमींदार या एक उस इंसान की तरह है, या उस मतलब दोस्तों समझ सकते हो एक मीडिएटर की तरह है, जो गवर्नमेंट और जनता के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाती है। आज दो सोसाइटी में आज एक नहीं अनेक घटनाएं घट रही है, उन सबको मीडिया ही तो बता रही है। तो जब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिख रहे होगे तो कोशिश करना दोस्त पहले इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो, एंड में क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना, जो कि आज इस टाइम मीडिया जो इस पर आरोप लगते आए हैं। तो क्योंकि जब क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे आंसर आपका दमदार नहीं बनेगा। दोस्तों मैंने इस टॉपिक MPS 03 के जो नोट्स हमने बनाए हैं उनमें इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। उस नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। MPS 01, 2, 3, 4 चारों के लिंक्स है, तो आप उन नोट्स को ले लीजिए। बेटर प्रिपरेशन आपका उसमें से ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ दोस्त, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के अर्थ और मानकों का परीक्षण कीजिए। मानकों का मतलब अभिगम भी होता है। तो एग्जामिन द मीनिंग एंड इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ही होता है जब एक इंसान अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, कल्चर ग्रोथ, सभी एस्पेक्ट्स में वो अल्टीमेटली विकास कर रहा हो। अब उसका दोस्त जो भी कंडीशन आज से उसका 10 साल पहले रहा था, वही कंडीशन आज 10 साल के बाद उसमें चेंजेस आया। जैसे दोस्त पर कैपिटा इनकम की बात करें हम, या उसके डोमेस्टिक लाइफ में जो खुशियाँ आई हैं हम उसकी बात करें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब भी हम देखते हैं तो उसके इंडेक्स में ये देखा जाता है कि इंसान अपने खाने पीने, रहन सहन, बोलचाल, इन सब चीज़ को देखते हुए एक इंसान की कंडीशन पहले के मुकाबले में कितनी चेंजेस आई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपको पूरा ये डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है दोस्त, इसके लिए जो हमारे नोट्स हैं उनमें इसका आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। टिकाऊ विकास की अवधारणाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको टिकाऊ विकास के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अल्टीमेटली और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्त MPS 02 में भी ये क्वेश्चन, IR में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्त आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में एक रिपोर्ट आई थी UNO की एजेंसी के द्वारा, यानी कि UNO में वुडलैंड कमीशन बनी थी, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आई थी। उसमें ये कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो भी आज रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं
उसको इस तरीके से यूज करे ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले। अब आज अगर हमने पेट्रोल ख़त्म कर दिया तो आने वाली जनरेशन तो साइकिल पे घूमेगी, गाड़ी की वजह तो हम ले लेंगे। इसलिए संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए वो बच सके, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1967 से 1990 के बीच में राजनीतिक लोकतंत्र के संचालन पर एक लेख लिखिए, यानी कि राइट एन एसे ऑन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी बिटवीन 1967-1990। 1967 से पहले का जो टाइम पीरियड था उस पूरे टाइम पीरियड में कांग्रेस का वर्चस्व था, यानी कि दोस्त एक दल का प्रभुत्व। ये हमने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक में हमने भी पढ़ी थी। तो एक दल के प्रभुत्व के अंदर ये था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी। 1967 के बाद का जो टाइम पीरियड आया उसमें दोस्त थोड़ा कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई और स्टेट के अंदर कुछ रीजनल पार्टीज़ की गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ साउथ में देख लीजिए आप, एंड केरला वगैरह में कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा दबदबा बढ़ता चला गया। देखते ही देखते दोस्त सेंटर में भी कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। कब? 97 या 75 जब आपातकाल लगा, उसके बाद सेंटर में मोरारजी देसाई की सरकार आई। उसके बाद दोस्त मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई। 1984 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 1989 में दोस्त जैसे वो हटे उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, फिर बीपी सिंह की सरकार बनी। 1990 में फिर जाके दोस्तों सरकार गिरने पे आ गई भाई, क्या कर सकते हैं। फिर इंडियन पॉलिटिक्स की 1989 के बाद का जो टाइम पीरियड रहा है वो टोटली अनस्टेबल रहा है, अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट, कोई सिंगल गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो 5 साल तक टिक सकी। वो तो दोस्त किसी भी तरीके से नरसिम्हा राव जो 1991 में सरकार बनी, जो कि 5 साल टोटल चल ही गई, कांग्रेस पार्टी से थे वो, और कैसे उनकी छवि थोड़ी अच्छी थी, वो लीडरशिप अच्छा से कर सकते थे। चल गई सरकार उनकी 1996 तक। फाइनली दोस्त ये कहा जा सकता है कि 1967 से लेकर जब हम 1990 के बीच की जब बात करें तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में तो रही, बीच में अगर हम हटा दें आपातकाल का टाइम पीरियड तो कांग्रेस सेंटर में तो ही रही है, ठीक है, लेकिन राज्य में उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होते चली गई। कई राज्य दोस्त खिसकते चले गए और कई राज्यों में वो गठबंधन के साथ सरकार बनाई, कोलिशन के साथ सरकार बना पाई। तो इसलिए कांग्रेस का जो दबदबा है वो ख़त्म होता चला गया। और आज हम देखें तो इस टाइम दोस्तों कांग्रेस पूरी ख़त्म की कगार पे आ चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ छोड़ दें हम तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत से सिमट चुकी है। आने वाले 2024 के इलेक्शन में अगर कांग्रेस को इन दोनों राज्यों से भी हाथ धोना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी ख़त्म के कगार पे आ जाएगी। इसको डुबाने में दोस्त एकमात्र जो एक परसेप्शन जो बना हुआ है वो है गांधी परिवारवाद का दोस्तों आरोप लगता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके सिवाय किसी को वहाँ पे जगह ही नहीं मिल पाती है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन होने वाला है। या तो वो देखो इग्नू क्या करता है ना दोस्त, एवरी ईयर बस वो जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके बस वो स्ट्रक्चर को चेंज करता है, मीनिंग वही निकल कर आ रहा होता है। बस हम यही हमें समझने में बस यही देरी कर देते हैं हम। जब भी एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले आप ये देखना कि जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है क्वेश्चन उससे कितना मिलता जुलता क्वेश्चन है वो, देन उसको लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। बाकी इन सभी का आंसर जो मैंने नोट्स में दिए हैं वो बहुत ब्रीफली है और सही भी है और आपको बहुत कम टाइम में वो प्रिपरेशन करवा देगा। यानी मुझे लगता है दोस्त अगर आपने आधे से 1 घंटे पढ़ लिए तो पूरा एमए का एग्जाम निकाल दोगे, जो नोट्स मैंने आपको दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में धार्मिक राजनीति के विकास का हमें वर्णन करना है आप सभी को, यानी सिंपली आपको बताना है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है सभी क्वेश्चन के अंदर। जब भी हम रिलीजियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दोस्त इसकी जो शुरुआत है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही हो गई है। और इवन मैं कहूँगा दोस्तों आज़ादी के पहले से ही हो गई है। तभी तो दोस्त 1947 में जाके ये बीज पेड़ बन चुका था और इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि जिसको विभाजन का ग्रहण लग गया था और भारत फाइनली विभाजन यानी कि पार्टीशन हो गया हमारा। लेकिन शुरुआत से ही दोस्त जब भी कोई पार्टी वोट भी मांगने जाती है तो वो उस लोकेशन को, उस एरिया में ये देखती है कि उस एरिया में पर्टिकुलर में कितने मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं जो पर्टिकुलर इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है। तो ये स्टार्टिंग से रहा है। जो जहाँ से मान लो कि इस पर्टिकुलर एरिया से कोई अगर यादव लोग खड़े हैं तो वो यादव मतलब कि अगर मान लो उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई यादव पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कैंडिडेट वही खड़ा करेगा जो यादव सरनेम का होगा। तो हमेशा से यही होता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जिसने हमारी राजनीति के अंदर दिमक लगा दिया है। लेकिन अब कुछ बदलाव होता जा रहा है, जब यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी देखो दोस्त, अब हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो रिलीजन का दोस्त प्रभाव थोड़ा कम होता जा रहा है। अब लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अस्पताल
नौकरी की बात कर रहे हैं, हम धर्म का प्रभाव कम होता है लेकिन ख़त्म तो नहीं हो गया है, हम ख़त्म तो नहीं कह सकते, ठीक है, ये हुआ है। तो दोस्त राजनीति भी धार्मिक हो चली है, जहाँ पे धर्म को आड़े बना के या धर्म को टारगेट करते हुए चाहे दोस्तों हिंदू मुस्लिम करना भारत में बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्त भारत के अंदर तो हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन की तरह बल्ले खुशी से रह रहे हैं, लेकिन ये नेता जब फूट डाल देते हैं ना तो फिर वहीं पे लो भाई अड़ंगे लग जाती है, तब लोगों को लगता है कि अब जाके पॉलिटिक्स हो रही है। और पॉलिटिक्स भी ना हो, देखो पॉलिटिक्स जहाँ पे भी है वहाँ पे समस्या होगी, ये पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है समस्या को सोल्व करना। लेकिन आज इस पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया है, समस्या क्रिएट किया है और उसी प्रॉब्लम को क्रिएट इतना ज़्यादा कर दिया है कि लोगों को अब इस तरीके से लड़वाने पे लग रही है कि बस अपना वोट बैंक बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रिलीजन आज एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है और दोस्त ये आज से नहीं सदियों से देखा जा रहा है और देखा भी जाएगा ये। दोस्त आज जैसे बिहार वगैरह देखे हम एंड कुछ ऐसे झारखंड वगैरह यानी कुछ इलाकों के अंदर आज भी रिलीजन्स का प्रभाव है, ख़त्म नहीं कह सकते हम, प्रभाव तो है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमारी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ द लोकसभा इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दो ही सिस्टम है, अगर हम मेनली अगर मेजर करें हम और कैटेगराइज करें तो स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोकसभा पावरफुल होती है क्योंकि लोकसभा के मेंबर जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। अगर हम प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें तो यहाँ पे सीनेट, और जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं तो थोड़ा एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है जो कि बाइडेन इस टाइम, और वहाँ पे सीनेट पहला यानी कि दो सीनेट होता है और कांग्रेस वहाँ पे लोकसभा को कहा जाता है। ये मसला ये कांग्रेस पार्टी वहाँ पे पहुँच गई नहीं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं दोस्त, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है लोकसभा को और सीनेट वहाँ पे अपर हाउस यानी जो हम राज्यसभा कह रहे हैं वो उसको सीनेट कहते हैं। तो वहाँ पे सीनेट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन हमारे में लोकसभा पावरफुल है। खैर दोस्त हम पहले ये समझते हैं लोकसभा का क्या रोल है। लोकसभा बजट पास करने से लेकर कोई भी दोस्त मनी बिल हो गया, ये सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होता है, देन राज्यसभा में जाता है, फिर अल्टीमेटली वो जाता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए। तो लोकसभा हमारी संसदीय व्यवस्था में इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ के जो मेंबर हैं, एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जनता द्वारा सीधे ही इलेक्टेड है और लोकसभा ही वो मतलब है दोस्त जो मतलब भंग तो हो सकती है ना, 5 साल से पहले भी इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर मेजोरिटी बिना हो गवर्नमेंट, लेकिन लोकसभा सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि जो भी कानून होता है, देखो संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो दोस्त प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के नेता ही चुने जाते हैं और वो लोकसभा के नेता होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको प्रोसीजर समझाना है कि लोकसभा क्या है, कैसे काम करती है और मतलब कि उनके पूरा डायग्राम में समझाना। जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें पूरा डायग्राम में आपको बना के मैंने दिखा दिया है, ताकि ये जो सिर्फ दोस्त क्वेश्चन है जो मैं ब्रीफली आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो जिनका एग्जाम दिसंबर में होना था दोस्त अब ये मार्च में ही होने जा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से आपको फटाफट इसका एक पर्सपेक्टिव समझा दूँ। आगे जून जुलाई जितने भी सेशन दिसंबर में आए होंगे वो डीपली में बता दिया करूँगा, ठीक है। बाकी इन पर मैंने वीडियो बना रखी है लोग पार्लियामेंट के ऊपर, आप मेरी वीडियो देखना, लोकसभा में या संसद में कानून कैसे बनता है, और उसमें आपको लोकसभा डीपली समझाया हुआ है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड 73rd और 74th दोस्तों जो अमेंडमेंट है, 73वां और 74वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद स्थानीय सरकार के बदलती हुई प्रकृति की चर्चा करें दोस्त, ठीक है, प्रकृति की, यानी कि डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द दोस्त जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ दोस्त, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके बारे में बताना। पहले आपको ये पता चले 73rd और 74th अमेंडमेंट है क्या। देखो दोस्त 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट पास किया गया क्योंकि भारत के अंदर अभी तक सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिले हुए थे और ना ही ये कंपलसरी था स्टेट के अंदर, क्योंकि इसको डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाल दिया गया था। और ये वो सिद्धांत है जो राज्य पर डिपेंड करता है वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है 40 कि भारत के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको पता है कि डीपीएसपी एक ऐसा सिद्धांत है जो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए कि तो सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो सरपंच मुखिया वगैरह होते हैं उन सबको पावर स्टेट गवर्नमेंट की पावर से ही कट करके दिया जाता है। अब भाई कोई नहीं चाहता, लेकिन आगे चल के हुआ ये कि 1993 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ही अमेंडमेंट करके दे दिया गया और अब भारत के अंदर 73rd अमेंडमेंट के तहत भारत के सभी गांव के अंदर होंगे पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत व्यवस्था। एंड 74th के तहत जितने भी शहर हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी यानी कि नगर पालिका होगी,
तो नगर निगम आपने नाम सुना होगा दोस्त, से हम नगर निगम स्कूल से पढ़ कर गए हैं, ऐसा होता है बचपन के टाइम, तो आपने सुना होगा ये। तो 73rd 74th अमेंडमेंट वही है ये पंचायती राज व्यवस्था। इसके ऊपर डीपली वीडियो है मेरी, आपको देखना है। जो मेरी डीपली वीडियोस होगी मैं उनको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप उन टॉपिक्स को जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको डीपली तरीके से समझ जाओ। प्लस जो हमारे इग्नू का ग्रुप है उसमें भी वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर आपको ये बताना है दोस्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विकास और जेंडर के संबंध में बताना है, डेवलपमेंट बताना है और जेंडर के बारे में आपको बताना है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है। देखो दोस्त, जब जेंडर की हम बात करते हैं तो उस टाइम हम स्त्रियों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ही थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का मामला जो उनके साथ हुआ है वो आज से नहीं, इतिहास में बहुत लंबे समय से देखा गया है। और आज भी इस टाइम भी ख़त्म तो ये नहीं कहेंगे हम, आज भी ये विद्वान है, आज भी ये प्रेजेंट में भी है। तो विकास के साथ इनका संबंध ये है कि जेंडर को इतना इग्नोर किया गया कि विकास की रफ्तार के अंदर इनकी गाड़ी पीछे छूट गई है और इनको भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा। इस टॉपिक को तो डीपली मैंने नोट्स में दे दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1991 से भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को बताइए। देखिए, तो जब हम राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि रिलेशनशिप बताना है आप सभी को, किसके बीच में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करेंगे, तो 1991 के बाद दोस्त जो गवर्नमेंट आई कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल रही है। और अनस्टेबल का मतलब ये कि सरकार 5 साल की नहीं बन पाई है, क्योंकि 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार रही, वो प्रधानमंत्री रहे भारत के अंदर। उसके बाद जो सेंटर में गवर्नमेंट आई वो अनस्टेबल रही, या दोस्तों वो 2 या 3 पार्टी को मिला के सरकार बनी, कोएलिशन की गठबंधन की सरकार बनी, सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पाई। जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, तो 1991 में ही नरसिम्हा राव जी के टाइम पे ही दोस्त हमने एलपीजी की व्यवस्था अपनाई। एलपीजी का मतलब ही होता है लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। 1991 से पहले क्या था, हमारी आर्थिक व्यवस्था के अंदर समाजवादी यानी हम सोशलिज्म ज़्यादा थे। सोशलिज्म में क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सब कुछ का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना हो, किसी भी भारी कंपनी को भारत में आना हो, तो पहले वो लाइसेंस लेगा इंडियन गवर्नमेंट से, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन 1991 में जब ये सिस्टम एलपीजी का सिस्टम किया गया तो लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सभी दरवाजे खोल दिए गए। भारत के अंदर विदेशी कंपनी आ सकती है बिना किसी रोक टोक के। इसी को दोस्त हमने ग्लोबलाइजेशन कह दिया और आज ये प्रोसेस बढ़ता चला गया। 1991 में दोस्त हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, सोना तक गिरवी हमें रखना पड़ गया था। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए उस टाइम भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर दोस्त कौन थे पता है ना आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको सैल्यूट है भाई। उस टाइम इन्होंने अपनी बहुत सूझबूझ दिखाई, एक बहुत अच्छे वो इकोनॉमिक्स्ट है, ठीक है। प्रधानमंत्री वैसे कठपुतली के रूप में जाने गए, लेकिन इकोनॉमिक्स्ट बहुत अच्छे हैं यार वो, तो उनकी पॉलिसी रहे और इस तरीके से ये इंप्लीमेंट की गई। फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सामयिक भारत में कृषि आंदोलन पे आपको बताना है दोस्त। यानी कि जो अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर, सामयिक मतलब इस टाइम भारत के अंदर कई सारे कृषि आंदोलन चल रहे हैं। वो कृषक आंदोलन का मतलब यहाँ पे क्या है पहले ये समझो। देखो, कोई भी कृषक या कोई भी किसान आंदोलन तभी करता है जब उसकी फसलें ख़राब हो जाए और उसके पास कर्ज का लोड बढ़ता चला जाए। अगर आज भी देखें हम दोस्त, आज किसान एमएसपी के लिए आंदोलन करते हैं। एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो भी हमने फसल उगाया है उस फसल पे एक अमाउंट सरकार फिक्स कर दे। अब फसल हमारी जो भी हो, कैसी भी हो, सरकार उतने ही प्राइस में हमसे वो फसल लेगी। लेकिन सरकार या तो फिक्स करती है तो बहुत कम रेट होता है, या कभी फिक्स ही नहीं करती है। अभी दोस्त जैसे आप पता है कि लगभग 1 साल तक ये आंदोलन चला, कृषि आंदोलन, उसके बाद इस बिल को वापस लिया गया। तो किसान जो थे वो यही डिमांड कर रहे थे कि एमएसपी दो, हमें एमएसपी दो, ये कृषि कानून जो काला कानून है उसको वापस लो। तो कई सारे इसके एडवांटेज रहे इस बिल के और डिसएडवांटेज भी रहे। कुछ देखो, कोई बिल अपने आप में भी परफेक्ट नहीं होता, उससे कुछ कमियां जरूर हो सकती है, लेकिन उस पर बातचीत किया जा सकता है। लेकिन तो इस बिल को ख़त्म करवा देना, जो कि ख़त्म करवा दिया गया है। इसमें 3 सिस्टम किया गया था इस बिल के अंदर। एक मंडी सिस्टम था कि किसान जाके मंडी में अपना माल खुद बेच सकते हैं। तो किसानों का कहना था कि किसान बेचारे कहाँ भटकते पड़े फिरेंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरा सिस्टम था स्टोरेज को लेकर कि किसान अपने फसल को स्टोरेज करके रख लेंगे और जब भी उनको लगेगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट में बेच देंगे। इसका क्रिटिसाइज़ किया किसानों ने ये कहकर कि स्टोरेज कहाँ करेंगे, उनके पास ज़मीन थोड़ी है भाई, कैसे करेंगे। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि किसान किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्रियल से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई हम इस टाइम पे
ये मतलब कि इस प्राइस में तुम्हें ये देंगे अपनी फसल। लेकिन दोस्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे तो मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो प्राइस मान लो कि आज 10 रुपये में फिक्स कर लिया कि मैं अपनी फसल 10 रुपये में दूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्त उसी फसल का दाम 30 रुपये हो गया, तो बढ़े हुए दाम पे तो हमें मिलेगा नहीं। ऐसे दोस्त उसकी तो मौज हो जाएंगे, ये तो घाटे में रह जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें इसमें कही गई है और भी। तो फिर भी ये 3 पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इस बिल करके डिसाइड किया जाए, फाइनली इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ हम देखें तो आज दोस्त महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर कृषि विद्रोह चलते ही रहते हैं, नक्सलवाड़ी विद्रोह, तमाम तरह के दोस्तों विद्रोह हैं। तो ये विद्रोह आंदोलन पहले रहते हैं, फिर जाके विद्रोह बन जाते हैं। जब ये स्टेट गवर्नमेंट का विद्रोह करने लग जाते हैं कि नहीं भाई, है ना, उतारो खून पे उतारो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गांधीज व्यूज ऑन डेवलपमेंट। देखो गांधी जी जो थे, इनका विकास के ऊपर क्या मत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ये बताना है कि देखो हमेशा गांधी ने कुटीर उद्योग को, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है, इनको इन्होंने प्रमोट किया है। विदेशी कंपनियों और दोस्त पश्चिमी जो सभ्यता है, इन्होंने उसका विरोध किया है। इन्होंने हथकरघा, हाथ से काम करने के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब कि उत्साहित किया लोगों को, मतलब कि प्रोत्साहन दिया लोगों को, मतलब एंड प्रमोट इस चीज़ को कहा कि किस तरीके से हम अपने मेड इन इंडिया चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो गांधी का दोस्तों विकास तो रहा ही है, विकास पे बल, लेकिन आज के ज़माने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई तो कहीं ना कहीं हथकरघा वाला जो सिस्टम था वो पीछे छूट गया। और मेड इन इंडिया दोस्त हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज़ माल और तमाम विदेशी कंपनी भारत में पाँव पसार चुकी है। तो इस तरह के साथ दोस्त ये हमारे क्वेश्चन रहे। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपने नोट्स में सोल्व करवा दिया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सभी MPS 1 2 3 4 की। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। थैंक यू सो मच दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने काफ़ी शॉर्ट्स में आपको समझाया है, डीपली वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख लीजिए जो टॉपिक्स से वीडियो आ चुके हैं। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।